अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही तहलका खेज समाअत हुई। वो थी फ़ौजी अदालतों के केस की, और उसमें हुकूमत को जो नहीं मांगा था फ़ौज ने, वो भी फ़ौज को सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। तो हम आपको वो बताएंगे, और हम आपको ये भी बताएंगे कि इस तमाम केस की समाअत के दौरान एक खातून जज जो इस बेंच की मेंबर थी, और एक ही पख्तून जज भी थी वो इस बेंच की मेंबर, वो अपने 5 साथी मर्द जजेस से भारी साबित हुई हैं। हम आपको मोज़ेज़ जस्टिस मुसर्रत हिलाली का भी आज इस समाअत के दौरान जो किरदार था वो भी बताएंगे। बहुत ही उनके जो रिमार्क्स थे, जो क्वेश्चन थे, बहुत पर्टिनेंट थे, और इतने उन्होंने, जिसे कहते हैं ना, ज़बरदस्त आज उनका कंडक्ट था कि आज मज़ा आ रहा था बेंच में उनकी मौजूदगी देख के। उनका भी ज़रा बताएंगे। और तीसरा, जो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से ख़तो किताबत का सीज़न लौट आया है, तो हमारे मोज़ेज़ जज साहिबान जिस किस्म की ख़तों में ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं और जो कुछ एक दूसरे को कह रहे हैं, ये भी बड़ा ही, जिसे कहते हैं ना, अफसोसनाक, और जजेस के रुतबे के लिहाज से बहुत ही माजरत के साथ बहुत ही हल्कापन नज़र आ रहा है। तो पहले हम शुरू करते हैं जो आज पाकिस्तानी फ़ौज को, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नवाजा है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट उनके आगे आप कहें कि माजरत के साथ लेकिन बज़ाहिर झुकी है। जो हम पिछले 75 साल से देख रहे हैं, आज फिर वही हमने उसका रेप्लिका देखा मिलिट्री कोर्ट्स के केस के अंदर। तो ये 6 रुकनी बेंच साहब बनाया गया चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की जानिब से, जिसमें उन्होंने ख़ुद भी बैठना मुनासिब नहीं समझा। शायद वो अब जो भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए है उसके रास्ते में नहीं आना चाहते, और ना ही वो ये शर्मिंदगी भी उठाना चाहते हैं कि वो उनका रास्ता नहीं रोक रहे। तो इसलिए उन्होंने तो अपने आप को इस बेंच से डिस्टेंस पे कर लिया। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह का पिछली दफ़ा गलत कह गया, लेकिन वो आपको मालूम है लास्ट टाइम उनके ऊपर एतराज़ किया था अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कि वो जस्टिस जवाद ख्वाजा जो इस केस में एक पटिशनर हैं, उनके रिश्तेदार हैं, तो इस वजह से उन्होंने रिक्यूज़ कर लिया था। अब जस्टिस अतर मिल्ला और जस्टिस शाहिद वहीद बचते थे, उनको इस बेंच में नहीं डाला गया। जस्टिस अतर मिल्ला के व्यूज़ तो बहुत ही क्लियर हैं। वो शख्सी आज़ादियों पर, फ़ौज की इस इंक्रोचमेंट पर बहुत ही क्लियर व्यूज़ रखते हैं। तो उनका इस बेंच में होना इस बेंच को ज़्यादा खूबसूरत बनाता, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने बड़े तरीके से उनको भी इस बेंच में नहीं डाला। फिर बच की जस्टिस शाहिद वहीद, उनको भी शायद फिर इसी वजह से नहीं डाला गया होगा कि वो चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल जो पिछले थे उनके धड़े के थे, और जो मौजूदा जजेस, जिन्होंने 5 जजेस ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल को कालेअदम करार दिया, और उस कानूनी शिक को 21D1 को जिसके तहत ये ट्रायल होता था उसको भी कालेअदम करार दिया, वो उनके करीब समझे जाते हैं। तो उनके बारे में भी शायद यही शायबा होगा कि कहीं वो अभी भी उन 5 के हक़ में ना राय दें। तो इसलिए मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि ये बेंच तो बराए लगता है कि बड़ा फेवरेबल बेंच दिया गया है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्ती में साबित हुआ। तो वो हुआ ये कि आज के समाअत आप सुन लीजिए। जो 6 रुकनी बेंच आया, 11:30 बजे समाअत का वक्त मुकर्रर था, लेकिन ये बेंच 11:55 पर आया। तो सबसे जो बेंच के हमारे लिए दाएं तरफ, और अगर बेंच के सरबराह मोज़ेज़ जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो कि सीनियर प्यूनर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके सीटिंग के लिहाज से देखा जाए तो उनके बाएं तरफ, इंतहाई बाएं तरफ, जस्टिस मुसर्रत हिलाली बैठी हुई थी, जो पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रही हैं, और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट एलिवेट होकर आई हैं, और पाकिस्तान की दूसरी सुप्रीम कोर्ट की खातून जज हैं और पख्तून जज हैं, वो बैठी हुई थी। उनके साथ जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर बैठे हुए थे, जो कि अगेन एक उर्दू स्पीकिंग सिंधी जज हैं। फिर उनके साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो कि सीनियर प्यूनर जज हैं और इस बेंच के सरबराह भी हैं, वो बैठे हुए थे। उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान वो बैठे हुए थे, मुल्तान से उनका ताल्लुक़ है, वो भी पंजाबी जज हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी पंजाबी जज हैं। फिर
जस्टिस जो वो थे क्या नाम है क्या हसन अजहर रिजवी, ये उनके साथ बैठे हुए थे। अगेन सिंध से आए हुए उर्दू स्पीकिंग जज हैं और ये समधी भी हैं जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के। फिर उनके साथ जो अभी लास्ट एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट जज हैं सिंध से जस्टिस इरफान सादत खान, वो बैठे हुए थे, वो भी अगेन सिंध से आए हुए उर्दू स्पीकिंग जज हैं। तो इस बेंच में एक ही पख्तून जज था और वो खातून जज थी जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जबकि 2 पंजाबी जजेस और 3 उर्दू स्पीकिंग सिंधी जजेस इस बेंच का हिस्सा थे। तो जो समात का आगाज़ हुआ, तो समात के आगाज़ के साथ ही जो वकला साहिबान थे, वो जो पटिशनर थे मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के ख़िलाफ़, वो रोस्टम पर आ गए। जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं, एतज़ाज़ हसन साहब हैं और फैसल सदीकी साहब हैं, और दूसरी तरफ से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब भी, और जो वज़ारत दफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस साहब भी, वो भी रोस्टम पर आ गए। तो उन्होंने आते सार ही उन्होंने कहा कि सर वो भी हम पहले जो एतराज़ हुआ है बेंच के ऊपर उस पर बात कर लें। तो उस पर जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं जो बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि अभी समात चलने नहीं दीजिए, अभी आपका वक्त नहीं, अभी जिन्होंने उस फैसले के खिलाफ अपील की है उनको सुनने दीजिए। तो इस पर जो लतीफ़ खोसा साहब थे उन्होंने इसरार किया, उन्होंने कहा कि आपके ऊपर, इसी दौरान जो उमर गिलानी साहब थे उन्होंने ख्वाजा हारिस साहब की उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब की तरफ से रोस्टम पर पेश होकर कहा, उन्होंने कहा कि देखिए सर, ख्वाजा हारिस साहब ने बेंच की कंपोजिशन पर एतराज़ किया है। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि हम बाद में देख लेंगे, अभी फ़िलहाल अपील को निकाम सुन लें। फिर लतीफ़ खोसा साहब बोल पड़े, उन्होंने कहा कि नहीं, बेंच के ऊपर एतराज़ है। पहले बेंच, ये हम समझते हैं कि उन्होंने वर्ड यूज़ किया लीगली दुरुस्त नहीं है, तो हम उसके ऊपर पहले सुना जाए, जब तक रिक्यूज़ल डिसाइड नहीं हो जाता तो आगे ना चला जाए। इस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बहुत बरहमी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि किसने किया ये एतराज़ बेंच के ऊपर। तो उस पर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने किया एतराज़। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा तो जवाद ख्वाजा साहब ने जो खुद एक जजमेंट लिख रखी है जिसमें उन्होंने रिक्यूज़ करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि ये जज का अपना फैसला होता है कि वो बेंच से रिक्यूज़ करना चाहता है कि नहीं, और मैं नहीं रिक्यूज़ करता, चलें जाएँ आप शुरू करें समात को। इस पर जो एतज़ाज़ हसन भी खड़े हो गए और ये जो सलमान अकरम राजा साहब हैं वो भी आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं देखिए, आप हमें इस पर बात तो करने दीजिए, इस पर एक सैर हासिल बहस होगी, हम अपने आर्गूमेंट सामने रखेंगे, रीजनिंग रखेंगे क्यों हम चाहते हैं रिक्यूज़ हो, और हमने उस एतराज़ में वो पैरा प्रोड्यूस किया है आपके नोट का जिसके तहत हम कह रहे हैं कि आप रिक्यूज़ करें। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर जैसे सरदार तारिक मसूद ने कहा कि पहले जो एक शुहदा फोरम है उसके वकील को सुनना चाहेंगे। तो शुहदा फोरम के वकील रोस्टर पर आ गए, उनसे जैसे सरदार तारिक मसूद ने पूछा कि शुहदा फोरम कब कायम हुआ, तो उस पर उनके वकील ने बताया कि ये 2021 में कायम हुआ। ये वो एक शुहदा फोरम है जिसने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल को जो कालेदम करार दिया गया था उसके खिलाफ अपील कर रखी है। इन्होंने पिछले दिनों इधर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि जी हमारे शुहदा की तौहीन है कि अगर इनका ट्रायल नहीं होने दिया जाएगा। और जब वहाँ पर सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि जी जो वहाँ पर शुहदा की फैमिली इकट्ठी करके लाई गई थी कि आप किस लिए आए हैं, तो उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो लाया गया था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करानी है, अब इधर ला के हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। तो ये तो शुहदा फोरम की जैसे कहते हैं ना क्रेडिबिलिटी है। लेकिन बहरहाल आज उनको सुना गया यहाँ पर। तो इसके बाद हुआ ये कि जब उन्होंने रिक्यूज़ल वाले एतराज़ को सुनने के बजाय समात का आगे आगाज़ किया तो उसके ऊपर बार बार जो दोनों साइड्स के वकला थे वो एक दूसरे को इंटरप्ट करने लग गए। उस पर जो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान हैं और जो वज़ारत दफ़ा के वकील हैं उन्होंने दरख्वास्त की अदालत से कि आप एक काम करें, आप फ़िलहाल शॉर्ट ऑर्डर को सस्पेंड कर दें, और शॉर्ट ऑर्डर को सस्पेंड करने से ये होगा कि वहाँ पे जो हमारे पास 104 एक्यूज़ड हमारे हिरासत में है, हम उनका ट्रायल शुरू कर देंगे, और उनका जब हम ट्रायल शुरू कर देंगे तो हम उनको सज़ा नहीं सुनाएंगे। इस पर उन्होंने कहा कि वो हम आपके फैसले तक का इंतज़ार कर लेंगे। इस पर जस्टिस इरफान सादत खान ने कहा कि आप एक बात सुनिए, आप पहले तफसीली फ़ैसला लेने दीजिए, हम तफसीली फ़ैसले में रीज़निंग पढ़ लेंगे कि जो दूसरा बेंच था उसने उस
शिक को, जिसके तहत सिविलियन का ट्रायल हो रहा था फौजी अदालतों में, उसको कालेदम करार क्यों दिया, उस रीजनिंग के ऊपर फिर हम भी देख लेंगे कि वो रीजनिंग दुरुस्त है कि नहीं है, उसका जायज़ा ले सकेंगे। इस पर जो उन्होंने थे मंसूर उस्मान अवान साहब, उन्होंने कहा कि नहीं देखिए, आप पहला पैरा सिर्फ सस्पेंड कर दीजिए शॉर्ट ऑर्डर का। इस पर जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने पूछा, उन्होंने कहा कि जब एक ऑर्डर ही हो चुका है और एक कानूनी कलदम हो चुका है, तो हम उसमें से आपको कहाँ से बीच में से ये निकाल के दे दें कि आप सिविलियन का ट्रायल कर लें अभी जो आपके हिरासत में है। इस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इंटरवीन किया। उन्होंने बड़े दिलचस्प सवालात पूछे। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, ये बताइए कि आपके पास जो लोग ज़ेर हिरासत हैं 104, क्या उनमें से कोई ऐसे भी हैं जिनको आपको लगता है कि बरियत हो जाएगी जिनकी? उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बिल्कुल एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनकी बरियत हो जाएगी। तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने अटॉर्नी जनरल की इस बाल के ऊपर फिर शॉट खेली। उन्होंने कहा कि फिर बात सुनिए, तो फिर उनको हिरासत में क्यों रखा हुआ है आपने? आप उनको छोड़िए और जब बाद में यहाँ पे फैसला हो जाएगा फिर देख लेंगे उनका अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना है कि नहीं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, वो हम अभी देख रहे हैं, अभी वो ट्रायल चल चुके थे कि ये फैसला आ गया। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा कि ट्रायल किस स्टेज पे था, क्या कोई फर्द जुर्म लग चुकी थी, क्या हो चुका था? तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कुछ पे फर्द जुर्म लग गई थी, कुछ अभी इब्तदाई तहकीकात में थे। तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने दोबारा एक सवाल किया, और ये बड़ा एक ऐसा लम्हा था इस समाअत के दौरान कि जिसे कहते हैं ना, कम से कम मैं एक दफ़ा हिल गया अपनी जगह से, क्योंकि ये बड़ा भिगो के मारने वाला लम्हा था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा, अटॉर्नी जनरल साहब, ये जो लोग मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल कंडक्ट करेंगे ये कौन होते हैं? तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि फ़ौजी अफसर होते हैं माय लीडरशिप। तो उस पर उन्होंने स्माइल यूँ दी, यूँ करके वो पीछे होकर उन्होंने टेक लगा के अपने साथी जजेस की तरफ बड़ी तंजिया अंदाज में स्माइल देते हुए देखा और अपने साथी जजेस को कहा कि आप इनसे ट्रायल करवाएंगे कि जिनका ना कोई ला का तजर्बा है ना कुछ है, वो फ़ौजी बैठ के सिविलियन को सजाएँ दे रहे होंगे। ठीक है, लेकिन बहरहाल बेंच पता नहीं शायद पहले ज़हन बना के बैठा हुआ था, क्या बना के बैठा हुआ था। इस पर जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस हसन नज़र रिजवी बोले, नहीं, अगर लोग बरियत हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि वो लोग अभी हिरासत में हैं, तो अगर ट्रायल चल पड़े तो सज़ाएँ तो नहीं होंगी, लेकिन बरियत तो जिसको मिलनी होगी मिल जाएगी। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा हाँ, ये देखा जा सकता है। इस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने दोबारा इंटरवीन किया। उन्होंने कहा, अटॉर्नी जनरल साहब, अगर इसमें आपको लगता है कि बाज़ लोग उनकी बरियत हो सकती है, तो क्या उनको ज़मानत इस स्टेज पर मिल सकती है? वो जो फ़ौजी अदालत का जो फ़ौजी जज होता है उसके पास ज़मानत देने का इख्तियार है? तो मंसूर उस्मान अवान साहब के पास कोई प्रॉपर जवाब नहीं था, यानी कि फ़ौजी अदालत में आपको ज़मानत ही नहीं मिल सकती, ये तो आपके वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, और इस दौरान एतज़ाज़ हसन साहब ने फिर खड़े होकर कहा, उन्होंने कहा कि देखिए, आप उस फ़ौजी अफसर का कलर देखिए, उसने वर्दी पहनी होती है फ़ौज की, वो अपने सीनियर्स का हुक्म मानता है, वो इंसाफ कैसे देगा एक शख्स को जिसके ऊपर फ़ौज ने इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने हमारी तनसीबात पर हमला किया है? इस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, उन्होंने कहा कि देखिए, ये बात मत कीजिए, हमने भी काला कोट तो पहना हुआ, लेकिन हम सब में हर एक का अपना जहन होता है और हम अपने इंडिपेंडेंट जहन से फ़ैसले करते हैं। इस पर जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने, उन्होंने फिर एक और भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मंसूर उस्मान अवान साहब, ये बताइए कि ये जो अभी कल वाक़या हुआ है जिसमें DI खान में हमारे 23 जवानों को शहीद कर दिया गया, उन 23 जवानों को शहीद करने वाले दहशतगर्द तो होंगे तो सिविलियन, तो उनका फिर कहाँ पे ट्रायल होगा अगर ये कानूनी मौजूद नहीं है? वो कानूनी कालेदम करार दे दिया गया। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी बिल्कुल सर, ये कानून को रिस्टोर करने की ज़रूरत है, वरना सिविलियन का ट्रायल ही नहीं हो सकता। अब तो अगर कोई नेक्सस है फ़ौज के ऊपर हमलों में या किसी तरह मुलविस होने का। तो इस पर मौजूद जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने दोबारा एक भिगो के मारी। उन्होंने कहा कि एक चीज़ बताइए अटॉर्नी जनरल साहब, आप ये सियासी कारकुनों को दहशतगर्दों से कैसे कंपेयर कर रहे हैं और उनसे आप ये डिस्टिंग्विश ड्राई नहीं कर रहे? तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इनको नहीं उनसे कंपेयर कर रहा, लेकिन एक है कि ये कानून रिस्टोर कर दें ताकि वो हो जाए
जिसकी भरपूर मुखालफत की सलमान अकरम राजा साहब ने और एतजाज़ हसन साहब ने, लतीफ़ कोसा साहब ने, लेकिन फैसल सिद्दीकी साहब ने एक बड़ी दिलचस्प लाइन ली। उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसे करें, आप ये पहला पैराग्राफ सस्पेंड कर दें ताकि जो दहशतगर्द हैं उनका ट्रायल शुरू हो सके और जो ये पीटीआई के कारकुन हैं ये वापस दे दिए जाएं और इनका वो इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में ट्रायल शुरू हो सके। इस पर बेंच ने कहा कि हम फैसला रिजर्व कर रहे हैं और वो उठकर चले गए और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद आके उन्होंने ये फैसला अनाउंस किया। उन्होंने कहा 5-1 की जजमेंट से, जिसमें जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने बेंच से डिसेंट किया है, तो बेंच की अक्सरियत ने ये फैसला किया है 5 जजेस ने कि एक तो जनवरी के तीसरे हफ्ते के लिए हम नोटिस कर रहे हैं सबको कि वो फ्रीक बने, और दूसरा फ्रीकान को यानी कि आने का, और दूसरा ये है कि हम जो फैसला है उसका ऑपरेशनल पार्ट मुअत्तल कर रहे हैं, यानी कि मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल शुरू, सिविलियन के ट्रायल शुरू। तो सवाल ये है कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स इतना ही अच्छा इंसाफ देती हैं तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को भी हम बंद करते हैं, बाकी अदालतों को भी बंद करते हैं और पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम ट्रायल और इंसाफ लेने के लिए फ़ौजी अदालतों में जाएं। सेकंडों में इंसाफ भी मिलेगा, कौन सादिक है, कौन अमीन है, किसके बेडरूम में क्या होता है, किसके साथ क्या होता है, कौन चोर है, कौन करप्ट है, सब क्या करें, फ़ौज करे, साहब जी मुकाए इस मुल्क को, ये क्या तमाशा बना हुआ है, इसके अंदर हमने हमें ये अदालतें कायम की हुई हैं। ठीक है, तो बहरहाल आज जो पिछले काफ़ी सालों से एक सुप्रीम कोर्ट एक कश्मकश का शिकार थी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की इंटरवेंशंस की वजह से, बिल आखिर मेरे ख्याल में आज वो सरेंडर माजरत के साथ कंप्लीट हो गया है। अब पाकिस्तान की अगर आप बार्स भी देखें, पहली दफ़ा तारीख़ में सुप्रीम कोर्ट बार में और पाकिस्तान बार में, बार कौंसिल में वो ग्रुप जीता हुआ है जिसकी डोरें आज़म नज़ीर तारड़ साहब के हाथ में हैं और आज़म नज़ीर तारड़ साहब फ़ौज की गोद में हैं। ठीक है, और पाकिस्तान की वकला बरादरी जो हमेशा से जजेस फ़ौज के साथ समझौता करते थे, लेकिन वकला हमेशा फ़ौज की इंटरवेंशन की मुज़ामत करते थे, लेकिन पहली दफ़ा पाकिस्तान के वकला ने भी माजरत के साथ फ़ौज के सपोर्टेड लोगों को, आज़म नज़ीर तारड़ के सपोर्टेड लोगों, आज़म नज़ीर तारड़ की सूरत में सपोर्टेड लोगों को वोट करके मुंतखब किया। तो पाकिस्तान की अब तो लगता है बार्स भी ख़त्म हो गई, मीडिया ऑलरेडी ख़त्म हो गया था, सियासी जमातें से पाकिस्तान की तमाम की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टियाँ बन गई हैं, सारी की सारी। आप सिर्फ जहांगीर तरीन की इस्तेहकाम पाकिस्तान, सब तमाम की तमाम पार्टियाँ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के आगे लेटी हुई हैं। ये आज का पाकिस्तान है, तो मज़े कीजिए इस पाकिस्तान के साथ। और हालत ये है कि जजेस एक दूसरे को ख़त लिख के ताने दे रहे हैं चीफ जस्टिस कादी फैज़ साहब, जस्टिस इजाज़ुल हसन को, कि आप 6 दिन की तनख्वाह लेते हैं, 4.5 दिन काम करते हैं। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी हफ्ते में 4 दिन काम करते हैं। जस्टिस इजाज़ुल हसन ताने दे रहे हैं कि जनाब मैंने 3 दफ़ा आपके स्टाफ को कॉल की, आपने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया, मिनट्स ऑफ मीटिंग दुरुस्त नहीं अपलोड किए। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ख़त लिख रहे हैं, वो चीफ जस्टिस कादी फैज़ साहब पर हमले कर रहे हैं कि जी आपको इम्यूनिटी हासिल है कि आपकी जायदादों की पूछगछ ना हो, मेरी जायदादों की पूछगछ हो रही है। ये लेवल आ गया। मैं सोचता हूँ कि दुनिया हम पर देख के क्या सोचती होगी कि हम कैसा मुल्क है, कहाँ पर आज हम खड़े हुए हैं। लेकिन बहरहाल हैट्स ऑफ टू जस्टिस मुसर्रत हिलाली, एक खातून जज। मैं कभी ये नहीं कहता कि ख़वातीन मर्दों से कमज़ोर होती हैं, बिल्कुल नहीं, मैं तो ये मानता ही नहीं इस थ्योरी को। मैं ख़वातीन और मर्दों को इक्वल समझता हूँ और इसीलिए मैं इस इक्वलिटी में बिलीव करते हुए उनकी नुमाइंदगी भी हर जगह पर इक्वलिटी में मांगता हूँ। लेकिन आज जस्टिस मुसर्रत हिलाली इक्वल से आगे बढ़कर ताकतवर साबित हुई हैं अपने 5 मर्द कोलीग जजेस से, और उन्होंने कम अज़ कम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को रिलीफ नहीं दिया। बाकी तो अटॉर्नी जनरल एक पैराग्राफ की सस्पेंशन मांग रहे थे, इन 5 जजेस ने, मर्द जजेस ने आगे बढ़कर एक की बजाय पूरा का पूरा फैसला सस्पेंड करके दे दिया, जो कि मांगा भी नहीं गया था। ये जहाँ पर हालात हों तो अल्लाह ही हाफिज़ है। ना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।